Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your conceptual mate Purna, and in today's video we are going to cover another chapter of Indian economic development, that is human capital formation in India. So without delaying any further, let's begin with the video. So किसी भी नेशन में जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास जो भी स्किल और एक्सपर्टीज़ होती है जिसको यूज़ करके उन लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस में मदद कर सकते हैं या फिर इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स होता है. ठीक है. सो आई रिपीट इट अगेन कि किसी भी नेशन में जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास जो भी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ होती है जिसकी मदद से उन लोग इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं या फिर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन सभी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. जैसे कि फार्मर के पास एबिलिटी होती है ऑफ फार्मिंग और ग्रोइंग क्रॉप्स, तो फार्मिंग करके या क्रॉप्स ग्रो करके वो प्रोडक्शन कर रहा है या फिर इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन की प्रोसेस में मदद कर रहा है. ठीक है. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. और उसके बाद यही स्किल और एक्सपर्टीज़ का स्टॉक अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करें, मतलब कि हम लोग सोचें कि आज के दिन अभी इसी समय कितनी नेशन में स्किल और एक्सपर्टीज़ है, तो जो भी एक एग्रीगेट आएगा वो होगा हमारा ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. सो ह्यूमन कैपिटल इज़ नथिंग बट द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. And it's a stock concept as it is measured at a point of time, that is at a particular point of time, not over a period of time. Okay. Then human capital formation क्या होता है? अब जो ये ह्यूमन कैपिटल है इसके स्टॉक पे जब हम लोग ऐड करते जाते हैं, या फिर इन सिंपल वर्ड्स कहें कि मान लो मैंने कहा कि ईयर के एंड में इतना स्टॉक था और ईयर के बिगनिंग में इतना स्टॉक था और ईयर के एंड में इतना स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल का, तो कितना इंक्रीज़ हुआ ये ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक में, वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल. इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि मैंने कहा कि 1 ईयर के बीच में, 1 साल के बीच में, क्योंकि बिगनिंग से एंड तक में मैंने मेजर किया. ठीक है. तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? स्किल एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी. एग्जाम्पल फार्मर्स एबिलिटी ऑफ फार्मिंग और ग्रोइंग क्रॉप्स. एंड ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट. एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल. इट इज़ फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ह्यूमन कैपिटल मतलब कि स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, तो मतलब उस स्किल्स एंड एक्सपर्टीज से एंड अचीव होता है. ठीक है. मतलब कि उस स्किल और एक्सपर्टीज़ की मदद से प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक एंड है वी से. ओके. सो इट्स बेसिकली द मीन्स टू एंड, मतलब कि इनका यूज़ करके प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन को बढ़ाया जाता है या फिर इनका यूज़ वैल्यू एडिशन में किया जाता है. ठीक है. सो ह्यूमन कैपिटल इज़ बेसिकली मीन्स टू एन एंड एंड इट्स मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन. अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ आती हैं, बट यहाँ पे ना देखने का नज़रिया बदल जाता है. अब यहाँ पे हम लोग स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ को मीन्स टू एन एंड देख रहे थे ह्यूमन कैपिटल में, कि मतलब वो प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन में मदद करती हैं. सो दीज आर मीन्स टू एन एंड. एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में हम स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ को एंड रिज़ल्ट के जैसे देखेंगे. मतलब कि जैसे कोई भी इंसान पढ़ाई करता है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करता है, तो उससे उसको स्किल्स एक्सपर्टीज़ ये सब उसके अंदर आती हैं. ठीक है. तो ये स्किल और एक्सपर्टीज़ कहीं ना कहीं उसके लिए एक एंड रिज़ल्ट भी है, जो कि उसने एक्वायर किया बाय वेरियस वेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है. जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होते हैं. तो बेसिकली उसने वो स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ एक्वायर की, तो कहीं ना कहीं वो एक एंड रिज़ल्ट भी कह सकते हैं उनको, और ये कहीं ना कहीं एक इंडेक्स होता है ह्यूमन वेलफेयर का. तो ऐसे याद रखना, ह्यूमन कैपिटल इज मीन्स टू एन एंड एंड इट इज़ मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द एंड रिजल्ट. स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स are basically the example of end result to them that they acquired after going through the process of human capital formation, and it's also the index of human welfare. Okay. Now
अब हम लोग देखेंगे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। अब ह्यूमन कैपिटल तो मुझे बताने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? स्किल और एक्सपर्टीज़ जो कि एक इंडिविजुअल ओवर अ टाइम अक्वायर करता है। मतलब ठीक है, जैसे उसने जो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितने भी तरीक़ों से उसने किया, बाय एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन, ये सब, सो उससे उसने स्किल एंड एक्सपर्टीज़ एक्वायर की और वही ह्यूमन कैपिटल होता है। और फिज़िकल कैपिटल तो ये ह्यूमंस जब ये स्किल और एक्सपर्टीज़ एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद फिज़िकल कैपिटल प्रोड्यूस करते हैं। मतलब फिज़िकल कैपिटल बेसिकली मशीन्स और टेक्नोलॉजी, ये सब फिज़िकल कैपिटल में आ जाएगी, मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसको टच नहीं कर सकते, वो हमारे अंदर है। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल इज बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बींग्स, एंड ह्यूमन कैपिटल्स आर दी स्किल एंड एक्सपर्टीज acquired by man over time. Okay, now sources of human capital, or we can say the ways of human capital formation. सबसे पहला है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब एजुकेशन मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एजुकेशन। तो मतलब अब एजुकेशन में अगर हम लोग खर्च करते हैं तो डेफिनेटली हमको कुछ नॉलेज गेन होता है, हम कोई स्किल, कुछ एक्सपर्टीज़ एक्वायर करते हैं, इसलिए ये एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल का। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ गेन कर रहे हैं, हम कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम कुछ स्किल गेन कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपर्टीज़ गेन कर रहे हैं। अब ज़्यादातर फैमिलीज़ एजुकेशन में हाई एक्सपेंडिचर इनकर करती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्च करती हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं और ऐसा ज़्यादातर होता भी है कि जो टोटल अर्निंग्स होती है ना एक इंसान की पूरी ज़िंदगी में, वो कहीं ज़्यादा होती है फ्रॉम इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। मतलब कि अभी मान लो इनिशियली आपके पेरेंट्स ने 6 लाख स्पेंड किया ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एंड मान लो उसके बाद 12 लाख स्पेंड किया ऑन टर्शियरी एजुकेशन, तो उसके बाद जो आपकी लाइफ में टोटल अर्निंग्स होंगी वो इस 18 लाख से कहीं ज़्यादा होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मतलब कि जैसे हम लोग अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए, या फिर हमें कोई इलनेस हुई है तो उस इलनेस को क्योर करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में आता है। अब कोई बीमार इंसान काम करेगा तो वो बिल्कुल प्रोडक्टिवली काम नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, गलतियाँ करेगा काम में। लेकिन एक हेल्दी इंसान काम करेगा जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत एफिशिएंट होगा, बहुत प्रोडक्टिव होगा, काम बहुत अच्छे से करेगा, और इसीलिए वो जीडीपी पे ज़्यादा ऐड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो ज़्यादा गुड सर्विस प्रोड्यूस करेगा और जीडीपी में ज़्यादा ऐड कर पाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स ज़्यादा होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। दैट्स द बेसिक पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि ये सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स, अभी लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स मतलब कि वो लोग जो कि एक्चुअली काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। मतलब कि मार्केट में जो वेज रेट है उससे रिलेटेड, उस वेज रेट पे काम करने के लिए जो लोग तैयार हैं और जो लोग एक्चुअली काम भी कर रहे हैं वो सब लेबर फोर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि वर्कर्स ने अब स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, एजुकेशन वगैरह से तो एक्वायर कर लिया, बट जैसा कि हमें पता है ये जो पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट है बहुत डायनामिक है, चेंज होता रहता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो स्किल्स है उनको शार्पन करना पड़ता है, उनको बेहतर करना पड़ता है ताकि इस डायनामिक इन्वायरमेंट के साथ हम लोग एडजस्ट कर पाएँ। तो अगर एक कोई भी एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज़ की स्किल को टाइम टू टाइम शार्पन करता रहेगा, उनको बेहतर करता रहेगा, तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो और ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। और इसमें भी वही एजुकेशन वाली बात आती है कि इसमें भी थोड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है डेफिनेटली ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, बट जो बाद में एम्प्लॉयर को रिटर्न्स मिलते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं कॉस्ट से जो कि उसने इनकर किया। ठीक है, तो ये हुआ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग 2 तरीके से दी जाती है। पहला तो जो एम्प्लॉय है उसको फर्म में ही किसी और स्किल्ड वर्कर के अंडर रख के काम करवाया जाता है, जिससे कि वो स्किल्ड वर्कर को देखकर नॉलेज गेन करता है। ठीक है, तो वो अप्रेंटिसशिप कहलाता है। और दूसरा कि उनको ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, ये दूसरा टाइप का ट्रेनिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट
अब आता है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। अब एडल्ट्स में भी वही, जैसे कि पिछला वाला था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वैसे एडल्ट्स में भी उन लोग के पास भी स्किल एंड एक्सपर्टीज तो है, बट उन लोग को अपनी नॉलेज को शार्पन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट एंड NGOs हैं वो ये सब प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो अपने काम में और अच्छे हो जाएं और स्किल्ड हो जाएं और उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। अब मान लो कि 5 लोग हैं और वो एक ही ज़मीन पे फार्मिंग कर रहे हैं, उस ज़मीन पे केवल 3 लोगों की ज़रूरत है, फिर भी 5 लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो 2 लोग तो अपनी स्किल को, अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं, जो कि वो कहीं और जाके काम कर ले तो वो यूटिलाइज हो जाएगा, है ना। तो अगर उन लोग माइग्रेट कर लें, मतलब कि अगर मान लो उनको अपने शहर में, अपने गांव में काम नहीं मिल रहा, तो दूसरे शहर, दूसरे गांव चले जाएं, तो उनके स्किल्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि माइग्रेशन facilitates utilization of skills which otherwise remain inactive and underutilized। ठीक है, और माइग्रेशन में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लिविंग, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन की तो कॉस्ट होगी, प्लस वहाँ पे रहने के लिए भी कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, बट वही सेम बात कि जो गेन्स होते हैं वो कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन मतलब कि जॉब मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब कोई इंसान है, अगर उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जॉब मार्केट के बारे में कम पता होगा, तो वो डेफिनेटली जो उसका कैलिबर है, जो उसका एप्टीट्यूड है, गेन करने की क्षमता है, वो उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। अब मान लो उसके लिए सूटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई और है जो कि उसकी स्किल्स और उसके एक्सपर्टीज़ को बेस्ट डेवलप कर पाएगा, लेकिन स्टिल उसको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पता ही नहीं है, और इसीलिए उसको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा है जहाँ पे वो इतना एफिशिएंट नहीं बन पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के अभाव के कारण जो हमारा कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो वेस्ट हो रहा है उस इंसान का। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकर एजुकेशन, इनकर एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी प्राप्त करने के लिए कुछ हमें एक्सपेंडिचर तो करना ही चाहिए। ठीक है, और इससे जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्टिव पोटेंशियल को और बेहतर यूटिलाइज कर पाएंगे। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में, मतलब कि क्या इम्पोर्टेंस है बेसिकली। सो चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि इमोशनल और मटेरियल एनवायरनमेंट दोनों में चेंज आता है। इमोशनल मतलब कि लोगों का माइंडसेट, तो जो लोग हैं उनके मन में ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड आता है कि मतलब जब उन लोग नॉलेज गेन करेंगे, स्किल एक्सपर्टीज़ गेन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ के बारे में भी सोचेंगे कि हाँ, अब मेरे पास इतना नॉलेज, इतना स्किल, इतना एक्सपर्टीज़ है, तो डेफिनेटली मुझे कमाना भी और चाहिए, मुझे अपने रहन सहन का ढंग भी सुधारना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रोथ लानी चाहिए। तो जो उनका एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं कैसा हो जाता है, इट बिकम्स कंड्यूसिव टू ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है, और उनके अंदर कुछ एस्पिरेशंस आ जाती हैं जो कि वो अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद मटेरियल एनवायरनमेंट मतलब कि लोग या फिर सोसाइटी, तो जो सोसाइटी है वो भी हेल्पफुल टू ग्रोथ हो जाती है। अब जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो वो कम दखलअंदाजी होते हैं, ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो ग्रोथ में भी मददगार हो जाते हैं। ठीक है, और सोसाइटी में ज़्यादा लोग स्किल्ड होते हैं जो कि उन पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं जो मटेरियल एनवायरनमेंट है वो भी ग्रोथ में मददगार हो जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट, चेंजेस इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट आता है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल मैंने पहले ही बताया था कि जो इंसान बनाते हैं, मतलब कि जो इंसानों के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मशीन्स। ठीक है, तो जब कोई स्किल्ड वर्कर मशीन्स को हैंडल करेगा तो वो डेफिनेटली बेहतर करेगा एज़ कम्पेयर टू अनस्किल्ड वर्कर, जिसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर होगी और जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो भी बेहतर होगा। और प्लस
अगर कोई स्किल्ड इंसान, एजुकेटेड इंसान मशीन्स के साथ वर्क करेगा तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इनोवेशन भी लाएगा, ज़्यादा इन्वेंशंस भी करेगा, ज़्यादा टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स भी करेगा, क्योंकि उसके पास वो इनोवेटिव स्किल्स हैं जो कि उसने एजुकेशन से एक्वायर किए हैं या फिर कोई ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से एक्वायर किए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से फिजिकल कैपिटल की भी प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। अब पहले रेट ऑफ पार्टिसिपेशन समझ लेते क्या होता है। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड, मतलब कि लेबर फोर्स क्या था कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं प्लस दोज हु आर विलिंग टू वर्क एज वेल। बट जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है उसमें केवल वही लोग इंक्लूड होते हैं जो कि एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं, उन लोग इंक्लूड नहीं होते जो कि काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी मतलब कि ज़्यादा लोग और एम्प्लॉयड हो जाते हैं और सोसाइटी में इक्वालिटी आती है। तो अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या फिर एजुकेशन से लोग स्किल एक्सपर्टीज़ एक्वायर करते हैं। तो जब स्किल एंड एक्सपर्टीज़ एक्वायर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल होगा, एक्सपर्टीज़ होगा, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस उनको एम्प्लॉय करेंगी या वो खुद ही अपना बिजनेस खोल के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। तो डेफिनेटली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एम्प्लॉयमेंट तो बहुत बढ़ता है, और जब सोसाइटी के ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे तो डेफिनेटली जो सोशल इनइक्वालिटी है, रिच पुअर की ये सब इनइक्वालिटीज़ हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी। तो इसके कारण ज़्यादा इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी भी आती है। तो ये था हमारा हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। नाउ एक यहाँ पे मैंने छोटे से एक क्लाउड में लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असेस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इफ़ क्वालिटी इज़ पुअर, human capital formation is greater than the economic growth, which is not a good sign. अब ये जो human capital formation है ना, इसकी क्वालिटी को पता करना ना बहुत मुश्किल काम है। मतलब कैसे करें, क्योंकि उसको हम लोग क्वान्टिफाई नहीं कर सकते ना कि कैसी क्वालिटी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, इसलिए इसको असेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक चीज़ है जो इंडिकेट करती है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो ये है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा है तब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब खुद सोचो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने स्किल और एक्सपर्टीज़ गेन किया, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसका तो एक ही कारण हो सकता है कि वो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ किसी काम की नहीं है, या फिर जो भी स्किल और एक्सपर्टीज़ उसने एक्वायर किया वो उतनी क्वालिटी वाली थी ही नहीं। तो यही है कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वुड बी ग्रेटर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा या फिर ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होगा तो जो पर कैपिटा इनकम है या रियल इनकम है लोगों की वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। अब ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या होता है, स्किल्स और एक्सपर्टीज़। अगर स्किल्स और एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होगा तो लोगों को ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करेंगे, और अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो लोगों की इनकम है वो भी ज़्यादा होगी। अब इनकम ज़्यादा होगी तो उन लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे ऑन एजुकेशन एंड स्किल्स, और अगर एजुकेशन और स्किल्स में एक्सपेंडिचर किया तो फिर से स्किल और एक्सपर्टीज़ एक्वायर करके ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल हो जाएगी। तो ये था हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सो पहला है राइजिंग पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज तो एक फिक्स्ड अमाउंट के हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो जितने ज़्यादा लोग उतना कम रिसोर्स लोगों तक पहुंच पाता है, तो इसलिए रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब लोगों के पास रिसोर्सेज कम होंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम अच्छी होगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ कम अच्छी होगी, इनकम कम अच्छी होगी, तो इसके कारण उन लोग एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे और स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को एक्वायर नहीं कर पाएंगे, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को नहीं एक्वायर कर पाएंगे, जिसके कारण फिर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ख़राब होगा। ठीक है, तो ये था राइजिंग पॉपुलेशन।
नेक्स्ट आता है ब्रेन ड्रेन। अब कुछ लोग अच्छा खासा इंडिया में पढ़ लिख के एक्वायर नॉलेज वगैरह सब एक्वायर करके बाहर चले जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में काम करने चले जाते हैं। अब वो इंसान अगर इंडिया में रहता तो डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता। लेकिन अब वो बाहर चला गया तो वो उस डेवलप्ड नेशन या उस डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो डोमेस्टिक इकॉनमी है, मतलब कि जहाँ का वो इंसान ओरिजिनली होता है, जैसे कि मेरे एग्जांपल में वो इंडिविजुअल इंडिया का है, तो इंडिया की इकॉनमी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन हो जाता है या फिर जीडीपी ग्रोथ धीमी हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसे मतलब एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो सोचो इतने सारे लोग जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने नहीं किया, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। तो ये हुआ हमारा ब्रेन ड्रेन। नेक्स्ट, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। अब इंडिया में इंडिया में मैन पावर प्लानिंग बहुत कमज़ोर है, ठीक है, बहुत बिल्कुल मतलब अच्छी मैन पावर प्लानिंग तो हुई ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में कोई बैलेंस नहीं है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एवर राइजिंग लेबर फोर्स। मतलब लेबर फोर्स का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ और मैं दोबारा नहीं बताने वाली। एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो मैंने क्या बताया था, ठीक है, याद आ गया। अब इंडिया में डिमांड और सप्लाई के बीच में कोई बैलेंस नहीं लेबर फोर्स के। मतलब कि अब सप्लाई तो इंक्रीजिंगली इंक्रीज़ ही होती जा रही है लेबर फोर्स की, क्योंकि आजकल मतलब स्किल्स और एक्सपर्टीज़ ऐसे ही मिल रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट हो रही हैं जो कि उस एक्सेसिव लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब कर पाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। लेकिन मतलब कि लोग पढ़ लिख तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं है, उतनी जॉब्स है ही नहीं, उतना इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग की। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर मतलब कि तुम समझ लो एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जो पुराने ख्याल है ना उन पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है या फिर पुरानी प्रैक्टिसेस को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ट्रेडिशनल विजडम प्रीडोमिनेट्स, इसलिए वहाँ पे इतना ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह इन सब बारों में नहीं सोचा जाता। दे बिलीव कि फार्मर का बेटा वैसे ही फार्मर बनता है, उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम होता है, क्योंकि उनके पास उतनी ट्रेनिंग नहीं होती। दे जस्ट बिलीव ऑन हिट एंड ट्रायल। ओके, सो दिस वॉज द पॉइंट। Now let's move to the last point of this topic, that is low academic standards. अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कितने लो हैं। मतलब कि एजुकेशन तो मिल रही है बट क्या वो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द जॉब मार्केट है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड जॉब पोजीशंस है, मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए, क्या वैसी एजुकेशन मिल रही है हम लोग को? प्लस जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं अधूरी मिल रही है। हाफ बेक्ड इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। किसी भी बारे में फुल नॉलेज नहीं दी जा रही या फिर अच्छे से नॉलेज नहीं दी जा रही, आधी अधूरी नॉलेज दी जा रही है, जिसके कारण उनके पास जो स्किल्स हैं वो काफ़ी डेफिशिएंट हैं एंड उनकी एफिशिएंसी काफ़ी लो है, और जिसके कारण इकॉनमी में एक बैड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब पहले तो ये एजुकेशन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। सो बेसिकली एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग, ट्रेनिंग, है ना। मतलब कि पढ़ाने की, सीखने की और ट्रेनिंग की एक प्रोसेस है, और इससे हमारी नॉलेज इम्प्रूव होती है और स्किल्स डेवलप होते हैं। बट अगर इंडिया की बात करें तो जो एजुकेशन है वो उतनी ज़्यादा अच्छी, उतनी ज़्यादा एफिशिएंट, उतनी ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए अभी इंडिया में एजुकेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क। देन आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स प्रोड्यूस होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होती है,
नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है, मेंटल होराइजन एक्सपैंड होता है, मतलब कि जो सोच है इंसान की वो बढ़ती है, वो दकियानूसी कम होता है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कल्चरल स्टैंडर्ड्स बेहतर होते हैं एंड ह्यूमन पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। तो इन सब कारणों से एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में? क्योंकि इन सेक्टर्स में ह्यूज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लगती है, मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी हाई है इन सेक्टर में। और अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्ट करते हैं तो फिर उन लोग उसके बदले में हाई प्राइस भी चार्ज करते हैं ताकि उनकी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए, और वो हाई प्राइस सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। प्लस जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स हुए या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स हुए, उन लोग कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स को पता तो रहता नहीं है कि मतलब कितना रेट बेसिकली होना चाहिए एजुकेशन का और कितनी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो उन लोग कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं बाय चार्जिंग वेरी हाई रेट्स। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ज़रूरी भी है कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, क्योंकि उन लोग एजुकेशन नहीं तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो एजुकेशन नीड ह्यूज फिक्स इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टर्स चार्ज हाई प्राइस to recover their cost which cannot be afforded by all. Private service providers exploit consumers as they are unaware about the quality and the cost, and provisions for free of cost education and health services are important for backward sections. ठीक है, तो ये हुआ हमारा नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, मतलब कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया एजुकेशन में और उसको कितना करना चाहिए। सो बेसिकली इस खर्चे को हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं। पहला है परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर किया उसमें से कितना परसेंट एजुकेशन पे किया, और दूसरा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सो द एजुकेशन कमीशन विच वाज from 1964 to 1966 recommended Indian government to spend around 6% of GDP on education. But in recent years, Indian government has been spending little over 4% on education. So वैसे तो एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट से कि आप लगभग 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड करो एजुकेशन पे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट 4% तक ही स्पेंड कर रही है अगर अभी हम लोग रिसेंट के सालों की बात करें, मतलब कि 4% से ऊपर हुआ ही नहीं, जबकि रिक्वायर्ड कितना है 6% ऑफ जीडीपी। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गैप है बिटवीन द डिज़ायर्ड एंड द एक्चुअल। उसके बाद इन 1999 तपस मजुमदार कमिटी रिकमेंडेड गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1.37 crore ओवर द पीरियड ऑफ 1998-99 to 2006-07 to bring all children of 6 to 14 years under the education cover। मतलब कि 1999 में एक तपस मजुमदार कमेटी फॉर्म हुई थी, उसने भी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि आप लगभग 1.37 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर करो, तभी जो 6 से 14 साल के अंदर के बच्चे हैं वो सभी एजुकेशन के कवर में आ पाएंगे, मतलब सब तक एजुकेशन पहुंच पाएगी। पर अगर अभी हम लोग ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब किसी साल कम होता है तो किसी साल ज़्यादा, किसी साल कम होता है तो किसी साल ज़्यादा, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि दोनों ही जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हो रहा है, ना तो 6% ऑफ जीडीपी स्पेंड हो रहा है और ना ही 1.37 लाख करोड़ रुपीज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेटिंग द एजुकेशन सेक्टर, मतलब कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अभी एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट कर रही हैं। पहला है NCERT, यानी कि जिसकी बुक्स हम पढ़ते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज NCERT, ओके। तो ये क्या करती है, टेक्स्ट मटेरियल डिज़ाइन करती है फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल। उसके बाद UGC, मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन की फंडिंग अथॉरिटी है, इट्स द फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और ये हायर एजुकेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है। उसके बाद आता है AICTE, मतलब कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है किस रिगार्डिंग, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन के रिगार्डिंग। उसके बाद ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है एजुकेशन एंड रिसर्च इन हेल्थ सेक्टर, मतलब कि हेल्थ सेक्टर में बेसिकली रिसर्च करती है। उसके बाद एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, मतलब कि मैंने जैसे कहा कि ऐसे तो हम लोग को 6% करना चाहिए जीडीपी का स्पेंड एजुकेशन में, लेकिन अभी हम लोग केवल 4% कर रहे हैं, और ना ही हम लोग 1.37
लाख करोड़ रुपीस भी स्पेंड कर पा रहे हैं अभी एजुकेशन पे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन अभी भी चैलेंजिंग है, मतलब कि उस मार्क तक नहीं पहुंच पाया है, और अभी भी मास्टर्स तक एजुकेशन पहुंचाना एक बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके रीजंस क्या क्या हैं? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा इलिटरेट्स हैं वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में देखें तो, मतलब कि अराउंड 36 करोड़। अब इतनी तो कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी नहीं होती है। तो इतने ज़्यादा इलिटरेट्स इंडिया में हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सब तक एजुकेशन पहुंचाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। उसके बाद इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। तो मतलब इंडिया में जो एजुकेशन है वो डिग्री ओरिएंटेड ज़्यादा है, मतलब कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कम एंड थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा, और बेसिकली लोगों को डिग्री से मतलब है और कुछ से नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो उनके पास स्किल्स नहीं है, वो उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है जो कि चाहिए पड़ता है जॉब रोल्स के लिए, और इसलिए कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बढ़ रहा है इंडिया में। उसके बाद आता है जेंडर बायस। अब इंडियन सोसाइटी अभी भी इतनी जेंडर बायस्ड है, इतने सारे कैंपेन्स और सब कुछ के बाद। ये कैसे पता चलता है कि जो एनरोलमेंट रेशियो है फीमेल्स का वो काफ़ी लो है, मतलब कि कितने फीमेल्स स्कूल में एनरोल हो रहे हैं, और जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो काफ़ी हाई है, मतलब कि कितने फीमेल्स स्कूल को बीच में छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि एनरोलमेंट रेशियो इज़ लो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड ड्रॉप आउट रेशियो इज़ हाई। दिस शोज़ द जेंडर बायसनेस ऑफ द सोसाइटी। मगर अगर हम लोग फीमेल्स की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बेहतर करना चाहते हैं, सोशल स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं, तो एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है फॉर फीमेल्स एज वेल। ठीक है, तभी ये सोसाइटी भी बेहतर हो सकती है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है हमारा लो रूरल नेक्स्ट आता है हमारा लो रूरल एक्सेस लेवल। मतलब कि रूरल एरियाज़ में एजुकेशन उतनी ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, जो बहुत डिस्पैरिटी है। मतलब कि अगर हम लोग अर्बन एरियाज़ में देखें तो बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन वहीं किसी गांव में चले जाओ मुश्किल से एक सरकारी स्कूल मिलेगा, एंड वहाँ भी सब कुछ लाइक एवे ही है, कुछ खास है नहीं। तो यही लिखा है कि लो रूरल एक्सेस लेवल, मतलब कि रूरल एरियाज़ में एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है इन एक्सेस ऑफ एजुकेशन बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज़ कर रही है ना, एजुकेशन को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में दे रही है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए हाई प्राइस चार्ज करते हैं, पर ऑल्सो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, है ना, बाय चार्जिंग दोज हाई प्राइजेस। तो इसके कारण जो रिच और पुअर है उनके बीच का गल्फ बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जो रिच है वो तो अफोर्ड कर लेंगे एजुकेशन, लेकिन जो पुअर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो पुअर ही रह जाएंगे। तो ये हुआ हमारा प्राइवेटाइजेशन। और अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज़ लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब ये मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे तो गवर्नमेंट को कहा गया है कि 6% ऑफ GDP आपको स्पेंड करना है, लेकिन उन लोग कितना कर रहे हैं, 4% के आसपास केवल। तो इसके कारण कहीं ना कहीं व्हाट इज़ डिज़ायर्ड एंड व्हाट इज़ एक्चुअली अचीव्ड में बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो ये सब पॉइंट्स थे जो हमें बता रहे थे कि एजुकेशन अभी भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग चीज़ है इंडिया के लिए। क्या क्या? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, जेंडर बायसनेस, लो रूरल एक्सेस लेवल, प्राइवेटाइजेशन एंड लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। आई होप you found this video useful and informative to you. If you did, then do stay tuned for more upcoming videos and also subscribe to the channel so you can get the क्या बोलते हैं, हाँ, so you can get the notification regarding the latest video as soon as possible. So till then, bye bye, take care and keep studying.